नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने, तो आज सोचा कि क्यों नहीं आज बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर हमारे कोर्स में है, उस कोर्स से संबंधित कुछ बातें, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाएं। जो प्रश्न अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो मैंने लिख रखे हैं। तो बिना टाइम को ख़राब किए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में या पादपों में जनन। इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न ये आया हुआ है 2012 में 2015 में रिपीट हुआ था कि अकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं। अब ये प्रश्न या तो सीधा आता है या फिर घुमाकर पूछा जाता है कि अकारिकी यानी बाहरी संरचना के आधार पर और आनुवंशिकीय रूप से जो जीव समान होता है, जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं क्लोन कहते हैं। तो क्लोन से संबंधित ये प्रश्न है। अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है, क्यों कहलाती है। तो ये प्रश्न यहाँ पर है। तो वापस वही कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां अपने जनकों के हूबहू समान होती है, अकारिकी रूप से और आनुवंशिक रूप से, अतः उन्हें कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। तो ये प्रश्न 2012 में भी आया था, रिपीट भी हुआ था 2015 में। इसी प्रकार से और भी आगे आने की संभावना हो सकती है। दूसरा प्रश्न है पेनिसिलियम, राइजोफोरा, क्लेमिडोमोनास की अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहले आती है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक है, जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी, एंटीबायोटिक की खोज की थी। जो पेनिसिलियम है, इस पेनिसिलियम के अंदर होते हैं कोनिडिया, यानी इनके अंदर जो अलैंगिक जनन के लिए संरचनाएं बनती है वे कोनिडिया है। कोनिडिया कैसे बनते हैं, जैसे ये इनका सूत्र है, कवक सूत्र। इस कवक सूत्र के अंदर यहाँ पर अंदर की तरफ इस टाइप से संकीर्णन उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से। फिर वापस नीचे की तरफ संकीर्णन होगा और इस प्रकार के संकीर्णन उत्पन्न होते हैं, जिससे यहाँ पर बनते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया जनक सूत्र से अलग होते हैं, अनुकूल स्थितियों के अंदर उगते हैं और नया सूत्र बना लेते हैं। तो पेनिसिलियम के अंदर होता है कोनिडिया। जो राइजोफोरा है, राइजोपस है, राइजोफोरा नहीं है, यह है राइजोपस नाम की जो फंगस है। इस राइजोपस नामक जो फंगस है, इसे कहा जाता है ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड के ऊपर आसानी से उगने वाली कवक है, मृतोपजीवी है। तो राइजोपस के अंदर बनते हैं बीजाणु। अब ये बीजाणु गति नहीं करते हैं, जैसे यहां पर ये राइजोपस का कवक जाल है। जब राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, तो इसमें एक कवक सूत्र ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से ग्रोथ करता है और इसका ऊपरी भाग फूल जाता है। इस ऊपरी भाग के अंदर यहां पर बीजाणु बनते हैं। इसे कहा जाता है बीजाणु धानी। और इस बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं बीजाणु। ये बीजाणु अचल होते हैं, गति नहीं करते हैं। जब बीजाणु धानी फटती है तो ये सारे बीजाणु यहाँ से प्रकीर्णित होते हैं हवा के द्वारा और कहाँ पहुँचते हैं, अन्य स्थानों पर। और जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तो ये बीजाणु ग्रोथ करते हैं और राइजोपस का नया जाल बना लेते हैं। तो राइजोपस के अंदर होता है अचल बीजाणु। और तीसरा होता है क्लेमिडोमोनास, एक कोशीय शैवाल, पानी के अंदर तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। इस शैवाल की बात करें तो इस शैवाल की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से है कि यह एक कोशीय शैवाल है। इसमें 2 कशाभिकाएं होती है, यहाँ पर रिक्तिकाएं पर जो भी सारा पाया जाता है। जब अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है तो क्लेमिडोमोनास के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसमें 8 या 16 छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है। ये कोशिकाएं इस कोशिका के फटने से बाहर आती है और ये अपनी कशाभिकाओं के द्वारा तैरती है। इन्हें भी कहते हैं बीजाणु। चूंकि ये अपनी कशाभिकाओं के द्वारा तैरती है, अतः इन्हें कहते हैं चल बीजाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि जो पेनिसिलियम है, इसमें कोनिडिया के द्वारा, राइजोपस है,
बीजाणु के द्वारा, और क्लेमिडोमोनास शैवाल है तो इसमें चल बीजाणु के द्वारा। ये बीजाणु अचल है और यहाँ पर बीजाणु चलायमान है, क्योंकि इनमें पाई जाने वाली कशेरुकियों के द्वारा ये पानी में तैरते हैं। फिर छोटा सा प्रश्न है, एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणी। परिभाषा जैसे कि नाम से सिंपल है, एक लिंगी यानी ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा अलग अलग है, जिसमें एक जीव एक जननांग को धारण करता है, उसे एक लिंगी कहते हैं। और द्विलिंगी का तात्पर्य होता है जिसमें नर और मादा जननांग एक ही प्राणी पर पाए जाएं। तो एक लिंगी प्राणी बहुतायत में है, हमारे चारों तरफ है, मानव है, पक्षी है, कीट है, जो भी दिखाई देता है सारे के सारे एक लिंगी है। नर जंतु अलग होता है, मादा जंतु अलग होता है। और जो द्विलिंगी है तो जैसे पता है नाम से, नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में है। तो ऐसे जीव बहुत ही सीमित है। कौन कौन से हैं? केंचुआ है, जोंक है, स्पंज है। तो ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो द्विलिंगी है। चौथा प्रश्न है, बाह्य और अंतः निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य और अंतः निषेचन से संबंधित कुछ बातें हम एक बार देख लेते हैं। बाह्य निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मादा के शरीर के बाहर किसी माध्यम में, जो प्राय जल होता है, में संयोजन होना, यह होता है बाह्य निषेचन। और अंतः निषेचन का मतलब होता है मादा के शरीर के अंदर सुरक्षित वातावरण के अंदर नर और मादा युग्मकों का निषेचन, दोनों का संयोजन। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन होता है बोनी फिशेज और जो एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक वगैरह, इनके अंदर बाह्य निषेचन होता है। जबकि बाकी अन्य प्राणी जो है उनमें अंतः निषेचन होता है, जिसमें नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर में त्यागता है। फिर आते हैं एक लिंगाश्रयी पादप। एक लिंगाश्रयी पादप से तात्पर्य होता है ऐसे पौधे जिस पर एक लिंगी पुष्प पाए जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी। और एक लिंगाश्रयी पादप का जो उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है पपीता, खजूर इत्यादि। ये पौधे जो होते हैं एक लिंगी है। नर पपीता अलग होता है, मादा पपीता अलग होगा, नर खजूर अलग होता है, मादा खजूर अलग होती है। तो वे उनके ऊपर सिर्फ नर पुष्प होंगे और दूसरों पर मादा पुष्प है, तो इन्हें कहते हैं एक लिंगाश्रयी। अब मक्का की बात करें तो मक्का के अंदर जो पुष्प होते हैं वे पुष्प एक लिंगी होते हैं, लेकिन ये पुष्प जो होते हैं एक लिंगी है, यानी नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं। लेकिन ये दोनों पुष्प जो है एक ही पौधे के ऊपर पाए जाते हैं, तो इस पौधे को हम कहते हैं द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगी कहेंगे लेकिन पुष्प उसके एक लिंगी होते हैं। उभय लिंगाश्रयी वे समस्त पादप होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पौधे पर हो, एक ही फूलों के अंदर होते हैं। और हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं लगभग सारे के सारे उभय लिंगाश्रयी है। जैसे कि कुकुरबिटेसी कुल के पादप है, आम है, नीम है, जो भी हमारे चारों तरफ है जिनके पुष्प द्विलिंगी है, या ऐसे पौधे जिनमें अलग अलग प्रकार के पुष्प है लेकिन दोनों पुष्पों को एक ही पौधा धारण करता है, तो उन्हें कहा जाता है उभय लिंगाश्रयी। फिर मानव के अंदर गुण सूत्रों की संख्या हमें याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। मानव में गुण सूत्रों की संख्या यानी मानव की प्रत्येक कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है, याद रखना है इसे। और दूसरा है ओफियोग्लोसम नाम का जो पौधा है, इसमें गुण सूत्रों की संख्या सर्वाधिक यानी 1260 होती है। 1260 यानी प्रत्येक कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या इतनी है। मानव में तो मानव में ये नहीं कि पूरे के पूरे शरीर में, मानव में पूछा गया यानी मानव की एक कोशिका में, एक कायिक कोशिका में। उसी प्रकार से ओफियोग्लोसम के पादप की एक कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या होती है 1260 होती है। फिर पुष्पी पादपों में कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो सिंपल है, जड़, तना और पत्तियां, ये पौधे के कायिक अंग है। ये तीनों के तीनों हैं कायिक अंग। तो फिर प्रश्न आता है लैंगिक अंग कौन से होते हैं? तो लैंगिक अंग होते हैं पुष्प, क्योंकि यह नर और मादा जननांग को धारण करते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है लैंगिक अंग। अब पुष्पी पादपों में जो कायिक प्रावस्था होती है, ये पौधों के पुष्पन तक, पुष्पन की प्रक्रिया हुई यानी अब उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी।
जेम्यूल जैसी अलैंगिक संरचना किसमें पाई जाती है? यह पाई जाती है स्पंज में। जो स्पंज होते हैं पानी के अंदर लवणीय जल में पाए जाने वाले पोरिफेरा संघ के प्राणी हैं। तो स्पंजों के अंदर जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो स्पंज के ऊपर एक आवरण सा बन जाता है, उसके चारों तरफ जिलेटिनस आवरण बनता है जिसमें वह स्पंज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा रहता है। बंगाल का आतंक सबसे सरल है। किसे कहा गया है? जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ को क्यों कहा गया था? उसका भी कारण है कि जलकुंभी बहुत अधिक मात्रा में उगती है और पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत तेजी से करती है। इस कारण से बंगाल के अंदर अकाल पड़ गया था, पानी की कमी हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि अमीबा की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है, या फिर प्रश्न पूछा जाता है अमीबा अमर है। क्यों अमर है? उसका कारण है कि अमीबा, जैसे ये अमीबा की कोशिका है, जैसे ही अमीबा की कोशिका पुरानी होती है, ओल्ड हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, इस अवस्था में यह द्विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा दो नए अमीबाओं के अंदर बंट जाता है। तो इन्हें कहते हैं पुत्री अमीबा। जब ये पुत्री अमीबा बन जाते हैं, यानी एक अमीबा दो अमीबा में बंट गया, यानी इसका जीवन इन दो कोशिकाओं में आ गया। फिर जैसे ये पुरानी होती है तो फिर ये दो कोशिकाएं नहीं बना देती है, तो इनका जीवन आगे से आगे, आगे से आगे पुत्री कोशिकाओं के अंदर पहुंचता रहता है। अतः हम कहते हैं कि अमीबा की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है, अमीबा अमर है। जितने भी एक कोशीय जीव होते हैं उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है, वे अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोशिकाएं पुरानी होती है तो वे कोशिकाएं दो भागों में बंट जाती है, तो एक का जीवन दो में, दो का जीवन चार में, चार का आगे से आगे बढ़ता रहता है। अब अमीबा की मृत्यु कब होती है? जिस पानी में अमीबा है उसमें विषैले पदार्थ आ गए, अमीबा सूख गया, पानी सूख गया है, या फिर उसमें पानी के टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है, तो एक्सीडेंटली उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर नहीं होती। फिर आता है मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक प्राणी कौन से होते हैं? और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मौसमी प्रजनक वे प्राणी होते हैं जिनमें जनन के लिए विशिष्ट मौसम होता है, और सतत प्रजनक वे प्राणी होते हैं जो 12 मास 12 महीने जिनमें जनन की प्रक्रियाएं होती है। जैसे मानव की बात करेंगे तो मानव सतत प्रजनक प्राणी है। और नॉन प्राइमेट्स की बात करेंगे, जितने भी गाय, भैंस, बकरी, हमारे चारों तरफ जानवर हैं, इनके अंदर जनन का एक विशिष्ट मौसम होता है। साल भर तक इन जीवों के जननांग निष्क्रिय रहते हैं। जब इनमें जनन का सीजन आता है, जनन का मौसम आता है, तो इनके जननांग विकसित होते हैं, सक्रिय होते हैं, अंड कोशिकाएं बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। मादा शुक्राणुओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाती है, उनमें मध चक्र चलता है, और सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एक लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री पादप, जो एक लिंग को धारण करते हैं, एक लिंगाश्री। दोनों प्रकार के लिंग वाले पुष्पों को या दोनों प्रकार के लिंग वाले जो संरचनाएं हैं उनको धारण करते हैं, तो उन्हें कहते हैं उभय लिंगाश्री। और इनके उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक लिंगाश्री है तो पपीता और खजूर का नाम याद रखना है, और उभय लिंगाश्री है तो सारे पौधे जो हमारे चारों तरफ है। अंड प्रजक की तुलना में सजीव प्रजक प्राणियों के शिशुओं की उत्तरजीविता अधिक होती है। क्या कारण है इसका? तो हम इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लें कि हम यह देख लेते हैं सबसे पहले कि अंड प्रजक कौन से होते हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, उनके बच्चों का परिवर्धन मादा के शरीर के बाहर अंडों में होता है, तो उन्हें कहते हैं अंड प्रजक। चूंकि अंडे माता के शरीर से बाहर है, वातावरण के अंदर है, वहां पर पलने वाले जो शिशु है वो बाहर की तरफ है। अब अंड प्रजक जो होते हैं उनमें जो शिशु होते हैं, कोई शिकारी आता है, इन अंडों को अगर नुकसान पहुंचाता है, अंडों को खा लिया जाता है, तो बच्चों की मृत्यु स्वाभाविक होती है। तो अंड प्रजक जीवों की जो बच्चे हैं, जो शिशु है, उनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उनको शिकारियों का खतरा होता है। अंडा टूट गया, शिशु मर गया। जबकि सजीव प्रजक प्राणी वे होते हैं जो सजीव यानी अपनी संतानों को, अपने शिशुओं को उत्पन्न करते हैं। मादा अपने शरीर के अंदर शिशु को धारण रखती है, शिशु का परिवर्धन होता है और फिर उसका जन्म होता है। तो वे चूंकि सुरक्षित वातावरण के अंदर होते हैं, अतः उनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव में यौनारंभ के पश्चात होने वाली
लैंगिक जनन की 4 घटनाएं, मानव की बात है, नर और मादा की बात है। तो सबसे पहला आता है युग्मक निर्माण, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना, यह पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया है युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण, जिसमें नर के शुक्राणु मादा के शरीर तक पहुंचाए जाते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रियाएं संपन्न हो। जब युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है तो आता है निषेचन। निषेचन के मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मिलना, शुक्राणु अंड कोशिका के साथ में संयोजित हो जाता है और बनाता है युग्मनज। उस युग्मनज में फिर आगे शिशु का परिवर्धन होता है, तो हम लिख देंगे शिशु या भ्रूण का परिवर्धन। और जब ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है तो होता है उसका जन्म। ये सारी बातें इसके अंदर आती है। फिर अंडप्रजक और सजीव प्रजक जंतुओं में अंतर तो बहुत ही सिंपल है। अंडप्रजक वे प्राणी होते हैं जो अंडे देते हैं और उनके शिशुओं का परिवर्धन मादा के शरीर के बाहर अंडों के अंदर होता है। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें अंतर पूछा जाए तो हमें एक टेबल बनानी है। पहले इस टाइप से एक टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर फिर हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अंड प्रजक है तो हम लिख देंगे यहां पर अंड प्रजक और शिशु प्रजक, और फिर यहां से शुरुआत करनी है। 1 नंबर बिंदु, ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं उन्हें कहा जाता है अंड प्रजक। और शिशु प्रजक की बात करेंगे तो वे शिशु का जन्म देते हैं, शिशु को पैदा करते हैं, कि शिशु को जन्म देते हैं तो उन्हें कहा जाता है शिशु प्रजक। दूसरा, शिशु का परिवर्धन मादा के शरीर के बाहर, जो मादा का शरीर है इस मादा के शरीर से बाहर शिशु का परिवर्धन होता है। शिशु का परिवर्धन किसके अंदर होता है? तो लिखना है अंडे के अंदर होता है। और यहां पर शिशु का परिवर्धन मादा के शरीर के अंदर, यानी माता जो है, जो मादा है, मादा के शरीर के अंदर होता है। यह बात यहां पर मुख्य तौर पर हमें याद रखनी है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, इसी प्रकार से हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद में यहां पर हम अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में डिटेल से लिखेंगे। तो यह सारी प्रक्रियाओं को हमें अच्छी तरीके से करना है परीक्षा के अंदर। जब हम टेबल बनाकर अंतर लिखेंगे तो उससे एग्जामिनर को पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी, तो वो हमें ज़्यादा मार्क देगा, क्योंकि उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कहाँ लिखा हुआ है। तो अलैंगिक जनन है, इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। यहाँ पर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा और लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनकों के हूबहू समान होती है, क्लोन कहलाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें अंतर लिखने हैं। पुष्प में निषेचन के पश्चात के परिवर्तन, पुष्प जब निषेचित हो जाता है तो निषेचन के बाद में कौन कौन सी प्रक्रिया हैं? जैसे अंड कोशिका है, तो यह अंड कोशिका निषेचन के पश्चात किसमें परिवर्तित होती है? तो अंड कोशिका युग्मनज बनाती है और यह युग्मनज डेवलप होता है तो बनता है भ्रूण। यही भ्रूण अंकुरण की प्रक्रिया के समय क्या काम करेगा? नए पादप की निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। फिर होता है द्वितीयक केंद्रक। भ्रूण कोश के अंदर पाई जाने वाली द्विगुणित संरचना होती है द्वितीयक केंद्रक। इन्हें ध्रुवीय केंद्र कहते थे, दोनों मिल जाते हैं तो बनता है द्वितीयक केंद्रक। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो यह बनाता है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। निषेचन के पश्चात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक यह हो जाता है त्रिगुणित, क्योंकि 2n खुद था और एक नर युग्मक और इसके साथ में जुड़ जाएगा तो यह हो जाता है 3n प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। और यह विकसित होकर बनाता है भ्रूण पोष और यह भ्रूण पोष भ्रूण के पोषण के अंदर प्रयुक्त होगा।
फिर आता है बीजांड। बीजांड जिसमें भ्रूणकोष पाया गया था, यह बीजांड निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। और अंडाशय किसमें? सिंपल है, अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी की संरचनाएं होती है कि पुमंग है, बाह्यदल है, दल है, ये सारे के सारे झड़ जाते हैं। बैंगन जो है, इस बैंगन में देखा होगा कि बैंगन अपन बनाते हैं इस टाइप से बनाते हैं, फिर इसके ऊपर इस टाइप से ये हरे कलर की इसके ऊपर कैप होती है। तो ये तो अंडाशय से बना हुआ फल है, और ये जो संरचना है ग्रीन कलर की जो इसके ऊपर चिरस्थायी रूप से जुड़ी हुई है, ये इसके बाह्यदल है। तो बैंगन के अंदर इसी प्रकार से कुछ अन्य फूलों के अंदर, पादप के अंदर जो बाह्यदल होते हैं ये मांसल हो जाते हैं और फल के साथ में चिरस्थायी रूप से जुड़े रहते हैं। तो ये बाह्यदल होते हैं जो हरे कलर के होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं, इनके आने की संभावना है। इस चैप्टर के अंदर जो मुख्य मुख्य टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।